अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ। तो आज मैं आपको आसान तरीन तरीके से एक्सरसाइज 1.1 समझाऊंगा। तो जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चले स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक्सरसाइज 1.1 ये स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसके जो है ना 3 क्वेश्चन हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वो कहता है कि ये जो नीचे मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं, आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इसका अब मतलब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये हमें जो नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने ये देखना है कि ये तमाम मैट्रिसेस जो हैं इनमें से कौन कौन से आपस में इक्वल हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई दी मैट्रिक इक्वेशंस। तो ये जो मैट्रिक इक्वेशंस दी हुई है, आपने क्या करना है, इसमें से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये क्वेश्चंस करने से पहले डियर स्टूडेंट, आपको मैं जो है ना सबसे पहले ये चीज़ बताऊंगा कि ये जो मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, और हमें पता कैसे चलेगा कि जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, और एंड पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चले आगे हम नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैट्रिक्स होता है ना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है ना, ये है आर रेक्टेंगुलर आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by bracket is said to form a matrix 1 3 4 7 2 0. Similarly, 0 1 3 4 is an other matrix. We term the real numbers used in the formation of a matrix as entries or elements of the matrix. The matrices are denoted conventionally by the capital letters A, B, C, shown as M, N वगैरह of the English alphabetics. A is equal to 0 1 3 4. अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम इसको देखते हैं कि इसका अब मतलब क्या है। आ रेक्टेंगुलर आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से वो कहता है कि ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये एक अरेंजमेंट होती है। अरे को हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट। ठीक है, और फॉर्मेशन का मतलब होता है तश्कील देना। कलेक्शन हम कहते हैं कि चीज़ों को इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये जो रियल्स नंबर होते हैं ना, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, अगर हमको
अगर हम इनकी अरेंजमेंट या इसकी जो फॉर्मेशन है ऐसे करें, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है 1 3 4 7 2 0, और इस चीज़ को हम ब्रैकेट के अंदर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसके अंदर हम ऐसे इसको बंद कर दें, ठीक है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। यानी अगर आपके ये जो रियल्स नंबर हैं इनको एक ख़ास तरतीब के साथ इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम बंद कर दें तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। तो सिमिलरली या जैसे एक ये एग्जांपल है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और ये क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो अब मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट्स, ये मैट्रिक्स के अंदर ये जो रियल्स नंबर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इन तमाम को, ये जो 1 है आपके पास, ठीक है, और ये जो 3 है, 4 है, उसके बाद 7 है, 2 है, और ये क्या है, 0 है, तो इन तमाम को हम क्या कहेंगे, एंट्रीज कहेंगे या फिर एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। ये तो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है मैट्रिक्स की। तो आगे अब मैट्रिक्स को डिनोटेड किससे किया जाता है, द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली, इसका मतलब होता है आम तौर पर, रवायती तौर पर, ठीक है, कैपिटल लेटर्स, ये जो अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं ABC, ठीक है, कैपिटल। तो किसी भी मैट्रिक्स को ज़ाहिर करने के लिए हम बड़े ABC का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जांपल आपको ये नज़र आ रही है। तो ये तो था मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या है। अब आगे हम देखते हैं जी रोज़ ऑफ आ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा है मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैट्रिक्स की आगे हम देखते हैं रो से क्या मुराद है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो ये आपका टोटल ब्रैकेट के अंदर रियल नंबर्स को हमने क्या किया हुआ, बंद किया हुआ, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, रो हम कहते हैं कतार को, ठीक है, जैसे अक्सर आप असेंबली में जब आप खड़े होते हैं तो ऐसे आप रोज़ बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो मैट्रिक्स की हॉरिजेंटल, अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ये आपके पास बन जाए R1, और इसको हम क्या कहेंगे, R2, और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, R3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर R1, ये रो 1 है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये R2 है, और इसके पास ये आपके पास R3 है। तो इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि इस मैट्रिक्स ए में जो एंट्रीज हैं, अब इनको अगर ऐसे हॉरिजेंटल ज़ाहिर किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, रोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इन मैट्रिक्स ए देर आर 3 रोज एज शोन बाय R1, R2 एंड 3। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसमें जो रोज़ है ना वो कितनी है, 3 है, ठीक है, R1, R2 और R3। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो सिंपल है, ये है कि जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं अगर उनको हम ऐसे हॉरिजेंटल रिप्रेजेंट करें तो जो चीज़ हमें हासिल होगी उसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे, ठीक है। तो इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, 1, 2 और 3। आगे हम देखते हैं कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, अब कॉलम हम किसको कहते हैं, जैसे आप ज़मीन पर खड़े होते हैं ना, तो ये आप ऐसे वर्टिकली खड़े होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल, ठीक है, इसको कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम इन एलिमेंट्स को ऐसे, ठीक है, वर्टिकली, या समझ लें कि अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये 1 और ये 2 और ये क्या 3, तो इसको हम कहेंगे कॉलम्स, ठीक है। तो देखते हैं इन मैट्रिक्स बी ऑल दी एंट्रीज प्रेजेंट इन वर्टिकल वे। वो कहता है कि अगर ये जो मैट्रिक्स है
इसके जो एलिमेंट है ना इसको वर्टिकली रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे ये C1 है और ये आपके पास C2 है और ये क्या है C3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। तो मैट्रिक्स B हैज़ 3 कॉलम्स एज शोन बाय C1, C2 एंड C3। तो ये देखें, ये आपका कॉलम 1 है और ये आपका कॉलम 2 है और ये आपका कॉलम 3 है। तो उम्मीद है कि आप कॉलम्स को भी समझ गए होंगे। तो आगे हम डियर स्टूडेंट देखेंगे कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब होता है। द नंबर ऑफ rows and columns in a matrix specifies its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order m dash by dash n. फॉर एग्जाम्पल m इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इज ऑफ ऑर्डर 2/3 सिंस इट हैज़ 2 rows and 3 columns, whereas the matrix n इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, इज अ 3-3 मैट्रिक्स एंड P इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स, इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसको समझते हैं कि इसका अब मतलब क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास मैट्रिक्स हो, जैसे हमारे पास इधर M एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये इसकी रोज़ ऐसे, ठीक है, और अगर वर्टिकल हम इसको देखें, ये इसके क्या हैं, कॉलम्स हैं। अब अगर हम रोज़ और कॉलम्स को ऐसे लिखें, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो ये देखें इसकी कितनी रोज़ हैं, ये आपकी 1 रो है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये सेकंड रो है, तो इसकी रोज़ कितनी हो गई हैं, 2। अब अगर हम इसके कॉलम देखें तो ये कितने कॉलम हैं, ये आपका जो है ना ये C1 है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये C2 है, और इसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास क्या है, ये C3 है। तो अगर हम कॉलम्स की तादाद और कतारों की तादाद, ठीक है, रोज़ एंड कॉलम्स, अगर हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करें 2-3, पहले आपकी रोज़ होती हैं और फिर बाद आपके कॉलम्स होते हैं, तो इस चीज़ को फिर हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन थी कि द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। अगर इस मैट्रिक्स की कतारों और कॉलमों को ऐसे लिखा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास एक n मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर हम इनकी रोज़ को देखें तो आपके पास ये आपकी ये रो 1 है, ठीक है, और ये वाली जो है आपकी रो 2 है, और ये आपके पास क्या है, रो 3 है। अब अगर हम इसके कॉलम्स देखें तो ये वाला आपके पास कॉलम 1 है, और ये आपके पास क्या है, कॉलम 2 है, और ये आपके पास क्या है, कॉलम 3 है। तो अब इसकी 3 रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, इसके 3 कॉलम है। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3-3। इसी तरह अब हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास एक P मैट्रिक्स है, तो इसके कितने कॉलम्स हैं, ये C1 हो गया, और ये आपका C2 हो गया, और ये आपका C3 हो गया। तो इसकी रो कितनी है, ये एक ही रो है। तो अब इसका जो मैट्रिक्स बनेगा ना, ये बनेगा 1-3। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मुख्तसर इसका मतलब ये होता है कि अगर हम रोज़ को और कॉलम्स को
ऐसे लिखें जैसे आपको स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब आगे हम देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, लेट A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if number 1 the order of A is equal to the order of B, second their corresponding entries और इक्वल। एग्जाम्पल हम देखते हैं, A इज इक्वल टू, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और जो B है हमारे पास ये है। तो ये A है और ये B है, आर इक्वल मैट्रिसेस। वी सी डैट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is equal to the order of matrix B। तो सेकंड है जी, their corresponding elements और इक्वल, थस A is equal to B। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं कि ये जो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है। इसको एग्जाम्पल को हम देखते हैं। आपके पास ना ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी है, ठीक है। इसको हमने देखना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, दो चीज़ें आपने याद रखनी है। नंबर 1, आपका जो ऑर्डर है ना ए का, ठीक है, और बी का, कोई भी आपके पास दो मैट्रिसेस दिए हों, आपने उसका क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर देखना है, ठीक है। और वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नंबर 2, इसके जो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज होंगी ना, जैसे ये है ए, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स था और ये आपका क्या है, बी मैट्रिक्स है। अब इसके जो एलिमेंट्स है दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। अब ये देखें, इधर ये आपके पास था ए और ये आपके पास क्या है, बी है। अब इसका एलिमेंट इधर 1 है, इधर 3 है, -4 है और इधर 2 है। तो अगर हम इसका देखें, इधर 1 है और इधर 2 + 1 लिखा हुआ है और इधर -4 है, उधर 4 - 2 है। तो अगर हम ये देखें, इनको प्लस कर लें, ये 2 + 1 तो ये कितना आ जाएगा, 3, और ये है -4 इधर ऑलरेडी है, और अगर 4 - 2 हो जाए तो ये क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। अब हम कह सकते हैं कि ये जो ए और बी है इसका ऑर्डर भी सेम है और इसकी जो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स जो हैं ये भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब हम क्या कहेंगे, ये ए और बी मैट्रिसेस दोनों क्या हैं, ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, L इज इक्वल टू 2 3 -1 2 एंड, और ये हमारे पास जो है ना, ये दूसरा मैट्रिक्स है M इज इक्वल टू, और नॉट इक्वल मैट्रिसेस। अब ये हम देखते हैं कि ये नॉट इक्वल क्यों है। सबसे पहले तो हम इसका निकालते हैं ना ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर ऑफ L इसका निकालें तो ये कितना आएगा आपके पास, यानी कि इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब अगर हम इसका निकालें, इसका भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसका और इसका ये आपका जो ऑर्डर है ना, ये क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब कि अगर हम लिखें 2 डैश बाय डैश 2, तो इसका भी और इसका भी दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। लेकिन इसके ये जो एंट्रीज है ना, ठीक है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, और ये 3 है, ये 3 है।
ये -1 है, ये भी -1। तो डियर स्टूडेंट ये देखिए इधर +2 है और इधर क्या है -2 है। तो बट एंट्रीज इन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम्स आर नॉट सेम, कि इसकी जो एंट्रीज है ना वो क्या है, ये सेम नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे, सो L इज नॉट इक्वल टू M, कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं L और M ये क्या है, ये नॉट इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब अभी तक हमने सीख लिया है कि जो ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये क्या होता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन, तो इसको अब हम जल्दी जल्दी से देखेंगे। तो हमारे पास ये एक A इज इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ रोज़ निकालें तो कितनी आएंगी, 2, ठीक है। जैसे ये 1 है और ये क्या है, 2 है। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ कॉलम्स निकालें तो ये भी कितने हैं, ये भी 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स R-C, तो ये कॉलम है और ये क्या है, सॉरी ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। क्यों, लास्ट में मैंने आपको बताया था रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, इस R की जगह पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। तो इधर R की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये बाय आपका वैसे ही आएगा और इस कॉलम की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट मैट्रिक्स को, ये B इज इक्वल टू इसी इसके इक्वल है, ठीक है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब अगर हम नंबर ऑफ रोज़ इसकी निकालें तो ये कितनी है, 2 ही है, यानी कि ये आपके पास आ गया R1 और ये आपके पास क्या आ गया, R2। तो कितनी होगी रोज़, 2। अब अगर हम इसके कॉलम्स निकालें, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये कितने हैं, ये भी 2 हैं, यानी कि ये आपके पास हो गया 1 और ये आपके पास क्या हो गया, 2। अब अगर हम इसका ऑर्डर निकालें, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स R/C, तो इधर हम R की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास R की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई। चले नेक्स्ट हम मैट्रिक्स को देखते हैं। ये हमारे पास C एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम इसकी निकाल लेते हैं जी नंबर ऑफ रोज़, इसकी कितनी रोज़ हैं, 1। अब अगर हम इसके नंबर ऑफ कॉलम्स निकालें 2, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट पहले आपके पास ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है। तो ये कितने कॉलम्स हो गए हैं, 2। रो आपके पास 1 है और ये 2 है। अब अगर हम इसका ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स R/C। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह जैसे हमने पहले किया, R की जगह पे R की वैल्यू हम पुट कर देंगे और C की जगह पे C की। तो अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आया है ये 1-2 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारे पास ये एक डी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी निकाल लेते हैं जी नंबर ऑफ रोज़, R इज इक्वल टू 3। तो ये देखें ये आपके पास 1 है, ठीक है, और ये क्या है, ये 2 है और ये क्या है, 3 है। तो हमारे पास कितनी आ गई है रोज़, 3। अब हम निकाल लेते हैं जी इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये एक ही कॉलम है, ऐसे इसके ऊपर अगर आप ऐसे लाइन लगा दें तो ये कितने कॉलम हैं, एक है। आपके पास इधर कॉलम है जी 1। अब हम निकालते हैं इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स R/C, ठीक है। अब हम इधर R और C की वैल्यू पुट कर देंगे। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो R आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है, और इधर C आ जाएगा आपके पास 1। तो आगे हम मैट्रिक्स को देखते हैं E को। E इज इक्वल टू ये आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम इसकी निकाल लेते हैं जी नंबर ऑफ रोज़, R इज इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट इसकी भी देखें ये कितनी रोज़ हैं आपके पास, 1 और ये आपके पास 2 और ये आपके पास 3 रोज़ आ गई हैं। अब हम देख लेते हैं जी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स डियर स्टूडेंट कितने हैं, 2। अब अगर आप ऐसे लाइनें लगाएं, ये आपके पास कॉलम 1 है
और ये आपके पास कॉलम 2 है। तो अब हम इसका निकाल लेते हैं जी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स R बाय C। तो अब हम क्या करेंगे, इधर R और 2 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। R आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, कॉलम की वैल्यू आ गई। तो इसका ये ऑर्डर आ जाएगा। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास ये F एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसकी हम निकाल लेते हैं जी नंबर ऑफ रोज़, ये 1 है, ठीक है, इसकी एक ही रो है ऐसे, तो इसका कॉलम भी क्या है 1 ही है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी क्या आ जाएगा 1। अब हम निकाल लेते हैं जी इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स R बाय C। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये R 1 आ जाएगा और C भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास G, ठीक है, ये हमारे पास G मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ रोज़ इसकी डियर स्टूडेंट देखें, ये आपके पास 1 है और ये आपके पास 2 है और ये आपके पास 3 है। तो कॉलम्स कितने हैं 1 2 और ये 3। तो 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं। अब हम इसका निकाल लेते हैं जी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास आ गया है 3 बाय 3। तो नेक्स्ट हमारे पास एक H मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी अगर हम रोज़ निकालें तो ये आपके पास 1 है और ये आपके पास क्या है 2 है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई हैं 2। अब अगर हम इसके कॉलम्स की बात करें 1 2 और ये 3, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने आ जाएंगे 3। तो अब अगर हम इसका ऑर्डर निकालें, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स R बाय C, तो इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो R आपके पास ये 2 आ गया, ठीक है, और ये क्या आ गया 3 आ गया। तो डियर स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो डियर स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना हमारे पास, हमने ये देखना है ये जितने भी मैट्रिसेस हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, ये D है, उसके बाद E है, F। तो ये जितने आपके पास ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनमें से आपने सर्च करना है कि कौन से मैट्रिसेस आर इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी इसका जो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी मैंने A इज़ इक्वल टू C। अब हम देखते हैं ये आपके पास है, इसको पहले मैं रेज कर देता हूँ। तो ये देखें पहला A इज इक्वल टू C, ये हमारे पास जो है ना ये A मैट्रिक्स है और ये इक्वल किसके है जी C के हैं, ठीक है। C हमारे पास अब यहाँ पे। अब आपने ये देखना है कि ये कैसे इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट ये देखें इसका ऑर्डर जो है ना ये कितना है 1 बाय 1 है। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका भी 1 बाय 1 है। कैसे, ये 5 माइनस 2 अगर हम करें तो ये आपके पास क्या आएगा, ये ऐसे 3 आएगा ना, ठीक है। तो आप ये देखें ये आपके पास आ गया 3, तो ये A भी 3 है। हमने ये पढ़ा था कि जो इक्वल मैट्रिसेस होते हैं दो सूरतों में होते हैं, ठीक है। दो शराइत आप समझ लें कि एक तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके जो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स जो है ना इसके जो एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसकी भी 3 है और इसकी भी क्या है 3 है। तो ये दोनों आपस में क्या हैं, ये इक्वल है। आगे B इज़ इक्वल टू I। तो अब ये देखें, अब हम पहले वाले को अरेज कर देते हैं, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी B इज इक्वल टू आई। B आपके पास ये है, ठीक है, और I आपके पास ये है। तो डियर स्टूडेंट अब ये देखें इसका अगर आप निकालें ऑर्डर,
तो ये कितना आएगा 2, ठीक है, बाय 2, क्योंकि इसके कितनी रोज हैं, सॉरी इसका ऑर्डर आएगा आपके पास है, इसकी रो है जी 1, ठीक है, तो 1/2, क्योंकि ऐसे इसकी रो है, ठीक है, ये आपके पास 1 है जी। अब अगर हम इसके कॉलम्स देखें तो ये आपके पास C1 होगा और ये आपके पास क्या होगा, C2 होगा, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/2। अब हम देखते हैं जो I है, तो ये देखें इसकी रो भी तो ये 1 ही है ना, ऐसे, ठीक है, तो अब अगर ये 3 + 2 अगर हम दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि इधर 3 है, इसका एलिमेंट भी यहाँ पे 3 है, तो सेकंड एलिमेंट इसका 5 है, तो इसका भी क्या बन रहा है 5 बन रहा है। तो दोनों का ऑर्डर क्या हमारे पास निकला सेम, तो फिर हम कह सकते हैं ना कि ये जो B = किसके है, I के है। तो अब हम इसको भी कर देते हैं जी, ट्रेस कर देते हैं जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं B = I, तो ये हमने देख लिया डियर स्टूडेंट, ये B = किसके इक्वल था, I के इक्वल था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी E = H = J, तो यहाँ पे ये आपके पास E है, ये = किसके है, H के। अब हम इसको जल्दी देखेंगे, इसका ऑर्डर भी कितना बनता है 2/2 बनता है, इसका भी 2/2 बनता है। तो डियर स्टूडेंट अब हम देखते हैं इसके एलिमेंट्स, ये 4 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 है, और ये 0 है, और यहाँ पे भी क्या है 0 है, ये आपका 6 है, और इधर भी क्या है 6 है, और ये क्या है 2 है। तो अब हम कह सकते हैं ना ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब ये किसके, J के भी है, तो अब ये जो हमारे पास है तीसरा मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 1 2 और ये 3, तो जो J है अगर आप इसको 2 + 2 करें तो कितना आएगा 4, तो 2 - 2 कितना आएगा 0, तो 2 + 4 कितना आएगा 6, और 2 + 0 ये कितना आएगा 2 आएगा। तो अब हम कह सकते हैं ना कि ये भी आपस में क्या हैं, ये इक्वल हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसको पहले अब हम अरेज कर लेते हैं ताकि मैं आप इसको यहाँ पर आपको समझा सकूं। तो नेक्स्ट है जी आपके पास F = G, तो यहाँ पे आपके पास ये F मैट्रिक्स पड़ा हुआ है और इधर आपके पास है G पड़ा हुआ है। अब अगर हम इसका निकालें ऑर्डर, तो आपके पास ये 1 और ये क्या है, ये 2 है, तो ये आपके पास आ गई 2 रोज, ठीक है, 2/, तो इसका कॉलम कितने हैं जी 1, ये इसके 1 कॉलम आ गए। तो अब अगर हम इसका निकालें तो ये देखें 3 - 1 कितना आएगा 2, ये आपका 2 आ गया, 3 + 3 ये आपका 6 आ जाएगा। यानी कि ये समझ लें कि ये जो G है ना, ये सेम यही बन रहा है, ऊपर आपका 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो दोनों का फिर ऑर्डर क्या हुआ, सेम हुआ, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हुए, सेम हुए। तो फिर अब हम कह सकते हैं ना F = G। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैट्रिसेस कैसे इक्वल होते हैं। तो दो चीज़ें आपने सिर्फ देखनी होती हैं, एक आपने ऑर्डर्स देखना होता है कि उसका ऑर्डर कितना है, और दूसरा आपने उसके एलिमेंट्स देखने होते हैं। अगर तो ये दोनों ही सेम है तो फिर हम इक्वल कहेंगे जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन। तो इसको हम पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D, ठीक है। वो कहता है कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुए हैं इसको हम इक्वेशन कहेंगे ना, एक आपके पास मैट्रिक्स ये है और दूसरा आपके पास ये है और दरमियान में इक्वल का साइन है। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि उसने हमें ये बताया कि ये इक्वेशन है या ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना ये आपस में क्या हैं, ये इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है। तो वो फिर कहता है आपने A, B, C और D, A, B, C और D की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। चलें सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट ये काम करेंगे
कि ये जो आपके पास a प्लस सी है ना, इसको हम इक्वल करेंगे 0 के। ठीक है, a प्लस सी इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के आ गया, क्योंकि ये इक्वल था। तो हमने जो पहला एलिमेंट है ना, इस मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है ना, इसके इक्वल कर लिया। अब ये जो c-1 है, ये इज इक्वल टू क्या है, ये 3 के है। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। इसके बाद अब a प्लस 2b इज इक्वल टू किसके होगा, -7 के होगा। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, तो आगे इसके बाद ये जो आपका 4 एलिमेंट है 4d-6 इज इक्वल टू 2d के, यानी कि हमने क्या किया, इस एलिमेंट को इसके इक्वल रखा, इक्वेशन 1 बनी। c-1 इसको हमने इक्वल रखा 3 के, इक्वेशन 2 बन गई। इसके बाद a प्लस 2b को इक्वल रखा हमने -7 के, इक्वेशन 3 बनी। और 4d-6 को रखा हमने इज इक्वल टू 2d के, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 4। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपने जो है ना वो 4 इक्वेशंस बना लेनी है। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a b c d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम करते हैं जी सॉल्व इक्वेशन 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी c-1, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे -1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या था, -1। तो अब ये जो -1 है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो c की वैल्यू आएगी ना, ये आएगी c इज इक्वल टू 4। तो ये हमने 1 की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ये थी, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो c की वैल्यू आई ना, c इज इक्वल टू 4, पुट c इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे जो है ना वो पुट करेंगे, तो आपके पास ये a वैसे ही आ जाएगा, c की जगह पे हमने +4 कर दिया। अब ये जो 4 है ना, ये इधर जाके डियर स्टूडेंट आपको पता है, अगर ये माइनस हो तो प्लस हो जाता, माइनस हो तो प्लस हो जाता। अब हमारे पास जो इसकी a की वैल्यू आ गई है ना, ये a इज इक्वल टू किसके आ गया, 4 के आ गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 ये दी हुई है, +2b इज इक्वल टू -7 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो a की वैल्यू निकली है ना हमारे पास, a इज इक्वल टू -4, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 आ गया, और ये आपका +2b वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 7 वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखें कि ये जो -4 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -7 + 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और ये 2 भी वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये जो 2 है, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो है ना, ये b की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने इधर जो है ना वैल्यूज पुट कर दी हुई थी। ठीक है, a इज इक्वल टू -4 की, आगे हमने इसको सोल्व कर लिया, तो b हमारे पास है, ये आ जाएगा। तो अब हम करते हैं जी सॉल्व इक्वेशन नंबर 4। तो लास्ट हमारी जो इक्वेशन नंबर है ना 4 आएगी है, ये वाली। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, 4d-6 इज इक्वल टू 2d के। तो ये डियर स्टूडेंट जो 2d है ना, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 6 उधर जाके प्लस हो गया। तो 4d-2d इज इक्वल टू 6 के आ गया। अब ये जो 2 है उधर नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये समझ लें कि ये 6 से कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, d इज इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज 1.1 को समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखा करें। यकीन माने आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, और कोशिश करता हूं आपको आसान तरीके से जो है ना वो समझ आया जाए। तो काइंडली
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।